हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक की स्टार्टिंग एक छोटे से क्वेश्चन से करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन अर्थ, आप थोड़ी देर सोचोगे, आप कहोगे कि अरे सर एयर, हम कहेंगे वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन है कि the substance that covers almost 75% of earth, आप कहोगे अरे सर वाटर, हम कहेंगे अरे जादू आता है क्या, पढ़ाने हम जा रहे हैं, टॉपिक का नाम आप बता रहे हो वाटर। जी हाँ, आज की शुरुआत हम करते हैं चैप्टर वाटर से। पहला पार्ट अभी जो हमने बनाया है वो दरअसल है तो इंट्रोडक्शन टाइप से, लेकिन उस इंट्रोडक्शन पोर्शन से आपके n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। उसमें रीजनिंग भी आती हैं, गिव बैलेंसिंग सॉरी बैलेंस इक्वेशन अभी नहीं, उसमें रीजनिंग्स भी आती हैं, उसमें करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट भी आते हैं, वन वर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाटर। तो चैप्टर का नाम हम लोग लिखते हैं वाटर। पहले तो वाटर के बारे में हम कुछ जनरल चीजें आपको बताएंगे जो मालूम है, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। मान लो हम कहें कि आप हमको बताओ कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है। आप कहोगे कि अरे सर बहुत आसान है, H2O केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह लो। अगर हम कहें कि इसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए, तब भी आप कहोगे सर ये भी बहुत सिंपल है, 2 × 1 + 16 दैट इज 18, हम कहेंगे वेरी गुड। अब हमने आपसे कहा कि इस वाटर का, अभी शुरुआत में ही हमने बोला था कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मिस हो जाते हैं, बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता उस चीज को। तो मॉलिक्यूलर वेट 18 हो गया। अब हम बात करें कि इसका इलेक्ट्रॉन की, भाई केमिकल बॉन्डिंग आपके सिलेबस में है तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जितने भी कंपाउंड है उनमें से किसी का पूछा सकता है, और वाटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एज वेल एज इन क्लास 10th एग्जाम ऑल्सो। तो हम जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 1 2, ये हुआ एक H क्योंकि H के 2 होते हैं, ये हुआ आपका दूसरा H। फिर हम क्या करेंगे कि इसको जो है बॉन्ड के फॉर्म में लिख देंगे। अभी इन पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने जा रही हैं। तो ये हमारा हो गया कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सिंपल सी बात हो गई कि केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, मॉलिक्यूलर वेट 18, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका हो गया ये। अब यहां पर बात आती है, जैसे अभी हमने कहा कि द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस नेक्स्ट टू एयर दैट इज वाटर, ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि अच्छा। दूसरी चीज यहां पर हो गई, ये जो वाटर है इट कवर्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको हम यहां पर थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि इट कवर्स 75% ऑफ अर्थ। और ये आपने ज्योग्राफी में और हर जगह पढ़ा होगा, कॉमन सी चीज है कि हम जहां देखते हैं अर्थ में बड़े बड़े ओशियंस हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं, तो वो आपका 75% अर्थ जो है वो वाटर से कवर्ड है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो इस वाटर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो पॉइंट है आपका कि नेक्स्ट टू एयर, नेक्स्ट टू एयर द मोस्ट कॉमन substance on earth, the most common substance on earth। तो इसके लिए भी आपका आंसर होगा वाटर या H2O। पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज, अगर हम आपसे कहें व्हाट आर द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर,
आप कहोगे अरे सर वेरी सिंपल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने कहा वेरी गुड। अब जरा दिमाग दौड़ा के हमें बताओ कि क्या कोई ऐसा सब्सटेंस है which exist in all these three states। तो यहां तो सिंपल सी बात है कि हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं, तो आप कहोगे अरे सर चैप्टर वाटर है तो इसका आंसर भी वाटर ही होगा, और वो आंसर सही भी है। तो यहां पर क्या हुआ कि वाटर के बारे में जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हो गई वो हो गई कि द कंपाउंड दैट एग्जिस्ट इन all three states of matter। तो आपका आंसर होगा यहां पर भी वाटर। आप कहोगे लेकिन सर कैसे, तो हम कहेंगे कि आप देखो यहां पर, क्योंकि ये मेन चीज है, तो हम जरा यहां पर इनकी तीनों स्टेट्स की बात कर लें। भाई देखो चैप्टर वाटर है तो इसके बारे में A to Z हर चीज मालूम होनी चाहिए। तो अगर इसके हम तीनों स्टेट की बात कर लें तो भैया पहली स्टेट तो हो गई हमारी सॉलिड, दूसरी हो गई लिक्विड, और तीसरी हो गई गैस। अब हम कहें आपसे कि बेटा ये बताना सॉलिड स्टेट में, तो आप कहोगे सर आइस। हम कहेंगे वेरी गुड। क्या और कुछ है? तुम कहोगे सर और भी कुछ होता है। हमने कहा क्यों भाई? स्नो नहीं होती है, फ्रॉस्ट नहीं होता है। तो ये आपका हो गया। अब देखो विच अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आइस, स्नो, फ्रॉस्ट और वाटर वेपर, या उन्होंने कुछ दे दिया। तो आपने क्या किया, आपने देखा अच्छा आइस सॉलिड स्टेट में होती है, स्नो वाटर का सॉलिड स्टेट होता है, फ्रॉस्ट अगेन वाटर का सॉलिड स्टेट। तो जिसके अलावा जो चौथा आप ऑप्शन देखना उस पर टिक लगा देना। अब हम लोग जरा लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड में जितने भी आपके रिवर वाटर हो गया, लेक हो गया, सी हो गया, तो इन सब में हमको वाटर कौन सी स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट में। और अब अगर हम गैसीय स्टेट की बात करें तो आपका हो गया, नॉर्मली आप कहोगे अरे सर वाटर वेपर। हम कहेंगे वेरी गुड। और कुछ? तो नहीं सर और कुछ तो नहीं समझ में आ रहा, होता ही नहीं है कुछ। हमने कहा कैसे नहीं होता है भाई? क्लाउड नहीं होता। अरे आप कहोगे हाँ सर भैया फॉग नहीं होता है। तो ये चीज हो गई कि एक ऐसा कंपाउंड जो ऑल थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसका आंसर हुआ वाटर, और ये हमने उसको एज अ प्रूफ भी आपको दे दिया जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब आपने कहा कि सर एक क्वेश्चन, हालांकि ये एज अ रेफरेंस बता रहे हैं लेकिन भाई नॉलेज होनी चाहिए। आपने कहा सर एक जगह हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि अदर देन वाटर अ कंपाउंड दैट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। सर मेरा एक क्वेश्चन छूट गया। हमने कहा अरे अभी रुको हम बताते हैं। तो वाटर के अलावा एक और आपका कंपाउंड होता है और वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। आप कहोगे अरे सर ऐसा मत कहिए भाई, तो हम लोगों ने गैस के फॉर्म में देखा है। हमने कहा नहीं अभी हम बताते हैं। अब देखो आप कहोगे ठीक है सर, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड है अगर, तो इसका सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म बताइए। हमने कहा देखो गैसियस फॉर्म तो आपने बोल ही दिया कि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब हम लोग लिक्विड और सॉलिड की बात करते हैं। यहां पर क्या चीज हो गई कि हम अगर इसकी भी तीनों स्टेट की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में कार्बन डाइऑक्साइड, आप कहोगे अरे हाँ सर नाम तो सुना था लेकिन भूल गए थे थोड़ी देर के लिए। हमने कहा यही चीज है कि कोई भी चीज वो नहीं होती है, नॉन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कोई भी चीज आप पढ़ो, नई चीज पढ़ो, उसको याद रखो, कहीं नोट करो, स्टिकी नोट बनाओ, चिपका दो, जो आपको पहले से ना मालूम हो, ऐसे ही नॉलेज बढ़ती है। तो ये हो गया आपका सॉलिड स्टेट में, हो गया आपका ड्राई आइस। CO2 जो है लिक्विड स्टेट में लिक्विड CO2 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में एक खास बात होती है कि इट कैन इजीली बी लिक्विफाइड अंडर प्रेशर। काफी प्रेशर लगाओ ये अपना लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लिक्विड CO2 अंडर हाई प्रेशर, मतलब आप जो गैस ले रहे हो उस गैस पर हाई प्रेशर अप्लाई करो, आपको जो भी लिक्विड मिलेगा दैट इज योर
लिक्विड CO2। अब हमारा देखो भाई सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, गैस की स्टेट में तो हमें मालूम ही है कि CO2 सिंपल गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ओरिजिनल स्टेट तो इसकी गैसियस ही होती है। जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर की ओरिजिनल स्टेट तो भाई लिक्विड ही होगी, लेकिन हमने देखा है कि भाई आइस और वाटर को हम बॉयल करते हैं तो वाटर वेपर भी बन जाते हैं। तो सिमिलरली जब आप इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड में भी सेम काम करोगे कि इसमें प्रेशर अप्लाई करोगे आप, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओरिजिनल ये आपका गैस के फॉर्म में रहेगा और इसको आप ड्राई करके ड्राई आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब ये इसकी सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ हम लोग के वाटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अभी खत्म नहीं हुए हैं, मतलब जो मेन चीजें थी वो हो गई। अब जरा हम लोग बात करें, भाई आपने सुना होगा कि सर हम लोगों ने देखा है कि भाई एक डिस्टिल्ड वाटर और पता नहीं कौन कौन सी, सर वो क्या होते हैं। हमने कहा देखो अगर हम लोग बात करें तो अभी हम उस वाटर को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। एक्चुअल में जो आपका वाटर होता है, वाटर, इसको मान लो हम आपसे कहें इसके टाइप्स, तो इसको बेसिकली आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो आपका होता है नेचुरल वाटर। वाटर में दो कैटेगरीज होती हैं, एक आपका होता है नेचुरल वाटर और एक आपका होता है ट्रीटेड वाटर। अब ट्रीटेड वाटर एज द नेम सजेस्ट अंडर सम ट्रीटमेंट। अब वो ट्रीटमेंट क्या है अभी हम लोग देखते हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि बेटा नेचुरल वाटर में क्या क्या आएगा, तो नेचुरल वाटर में बहुत सिंपल सी चीज है कि आपका सबसे पहली चीज तो हो गई रेन। नेचुरल फॉर्म में जितने भी आपको नेचर से मिल रहे हैं वाटर, आप उन सबको लिख सकते हो। रेन हो गया, स्प्रिंग हो गया, वेल कुएं का जो पानी होता है वो हो गया, रिवर हो गई, सी हो गया, ये सारे के सारे आपके हमको नेचर से मिलते हैं, तो ये हमारे हो गए नेचुरल वाटर। अब हम बात करें अगर ट्रीटेड वाटर क्या होता है, तो ट्रीटेड वाटर में पहला तो आपका होता है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर ये आप घर में भी बड़े आराम से बना सकते हो। आपने देखा होगा बिस्लरी वगैरह की बॉटल्स होती हैं, डिस्टिल्ड वाटर होती हैं। उनमें होता क्या है, वाटर को हम खूब बॉयल करते हैं, बॉयल करते हैं और उसकी जो स्टीम होती है उसको कंडेंस कर देते हैं। तो आप ये समझ लो कि ये जो डिस्टिल्ड वाटर है ये एक तरह से सॉफ्ट वाटर होता है विच इज फ्री फ्रॉम ऑल मिनरल्स। कोई भी चीज इसमें नहीं होती है, ये आपका पूरा का पूरा जो है डिस्टिल्ड वाटर होता है, नंबर एक। अब पहली चीज तो हमारी डिस्टिल्ड वाटर हो गई। दूसरी चीज यहां पर आपने देखा होगा कि जो हमको मिलता है पानी सिंपल पाइप से, दैट इज पाइप वाटर। पहला डिस्टिल्ड वाटर, दूसरा पाइप वाटर। ये क्या होता है कि हम सिंपली इसको जो है, जो अर्थ के नीचे पानी है उसको फिल्टर करके जो हम लोग के घर में पानी आता है, तो बाई ये क्या होता है, ये आपका ऑब्टेन कर सकते हो, मतलब प्रिपेयर्ड बाय फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन से प्रिपेयर होता है। अब तीसरी चीज जो आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल। अरे आप कहोगे हाँ सर वो तो कुछ क्लोरीनेटेड वाटर होता है, हम कहेंगे वेरी गुड। तो उसमें क्या होता है कि स्विमिंग पूल में जो वाटर को क्लोरीनेट करते हैं वो किस लिए करते हैं भाई। स्विमिंग पूल मान लो आप कहीं वाटर पार्क वगैरह गए हो, तो उसमें कोई एक आदमी तो जाएगा नहीं, बहुत से लोग जाते हैं, पता नहीं किसको कौन सी स्किन डिजीज हो, कौन से जर्म्स जो हैं पानी में आ जाएं, तो उसमें क्लोरीन को डालते हैं, क्योंकि क्लोरीन क्या करती है, जितने भी जर्म्स होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होती है उनको किल कर देती है। तो आपका जो तीसरा हुआ डिस्टिल्ड वाटर, पाइप वाटर, देन क्लोरीनेटेड वाटर। ये क्लोरीनेटेड वाटर क्या होता है कि फ्री फ्रॉम ऑल जर्म्स। अब इसको बनाएंगे कैसे, बाय
एडिंग क्लोरीन टू वाटर। हम वाटर में वो कर देंगे, क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या करेगी, जितने भी जर्म, जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको जो है आपका ये किल कर देगा। तो एक हमारा पॉइंट ये भी हो गया कि वाटर की वेरियस कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। एक हुआ ट्रीटेड वाटर, एक हुआ आपका नेचुरल वाटर। ट्रीटेड वाटर जो नॉर्मल आपका नेचर से मिलता है, ट्रीटेड मतलब जो हम लोग कुछ ट्रीटमेंट करते हैं उसको यूज करने के लिए वो होता है। अब हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग पूछी जाती है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें चैप्टर की काफी सारी चीजें जो हैं एक संग कवर हो गई हैं। है इंट्रोडक्शन शुरुआत में ही, लेकिन काफी सारी चीजें कवर हो गई हैं। हम अगर आपसे बात करें, हमने कहा बेटा ऐसा करो जरा 4-5 जगह से वाटर के सैंपल लाके दो हमें। आप सी वाटर ले लो, रिवर वाटर ले लो, एक आप टैप वाटर ले लो, रेन वाटर ले लो। अभी और कुछ नहीं कहा, हमने आपसे कहा कि बेटा जरा इसकी एनालिसिस करो और बताओ जरा इस वाटर का फॉर्मूला क्या होगा। आप सब जब एनालिसिस कर लिया, आपने कहा सर इसका फॉर्मूला तो हम कोई भी ले रहे हैं, वाटर का फॉर्मूला तो H2O ही निकल के आ रहा है। हमने कहा इससे कंक्लूजन क्या हुआ, इससे क्या मतलब निकला। आपने कहा सर यहां पर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम। हमने कहा अरे आपने तो अलग अलग सोर्सेज लिए थे, तो अलग अलग आना चाहिए। आपने कहा नहीं सर, हमने कई बार करके देखा। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, पहला कि वॉट एवर इट मे बी द सोर्स ऑफ वाटर, the components that is hydrogen and oxygen always are in 2:1 ratio। क्योंकि जो रीजनिंग है उसके लिए ये चीज आपको मालूम होनी बहुत जरूरी है। आपने कहा ठीक है सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 और 1 एटम का रेशियो होता है, मतलब कि सर ये रेशियो फिक्स है, वॉट एवर इट मे बी द सोर्स ऑफ वाटर। हमने कहा वेरी गुड, पहला पॉइंट तो आपने पकड़ लिया। अब सेकेंड पॉइंट की बात करें, हमने कहा अच्छा बेटा देखो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपने कहा हाँ। हमने कहा अच्छा ऐसा करो, एक हैमर लो और वाटर पे पटको, ऐसे पटको कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाए। आप कहोगे सर क्या कह रहे हैं भैया, मेरे को तो मन कर रहा है कि सर के ऊपर ही हैमर पटक दें। हमने कहा अरे क्यों भाई, अरे सर कैसे, वो तो हम हैमर पर डालेंगे सारा पानी उछल के मेरे ऊपर आ जाएगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हैमर छोड़ दो, एक एक्स ले लो, कुल्हाड़ी। तुमने कहा फिर अरे सर फिर वही बात कर रहे हैं। हमने कहा अरे भैया एक आरी ले लो, चलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को काट के अलग कर दो भाई। तुम कहो अरे सर भैया आप तो है भैया, माफ कर दो, आपके बस का कुछ नहीं है। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, कंक्लूजन बताओ। आपने कहा सर इसका कंक्लूजन ये हुआ कि जो वाटर के कंपोनेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको हम किसी भी फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। हमने कहा यही तो हम पूछना चाह रहे थे। तो बात आ गई कि अब इनको हम सेपरेट कैसे करें। तो सिंपल सी बात होती है कि हम जो वाटर के कंपोनेंट्स हैं उनको दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मीन्स। अब सेपरेट कैसे करें भाई, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एक केमिकल प्रोसेस होता है। तो अब हमने क्या देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मीन्स, दे कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मीन्स, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। हमने कहा चलो भाई, तो हम लोगों ने 2 कंक्लूजन क्या निकाले कि एक तो जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स वो उनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, नंबर 1। नंबर 2 कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। हमने कहा वेरी गुड। अब हमने कहा अच्छा देखो भाई, वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। आपने कहा हाँ। हमने कहा हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आपने कहा हाँ। हमने कहा ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आपने कहा हाँ।
हमने कहा अच्छा ये बताओ क्या वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी? आप कहोगे नहीं सर, वाटर बिल्कुल अलग होता है, प्रॉपर्टीज सारी अलग होती हैं, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। हमने कहा कंक्लूजन क्या निकाला? तो हमने कहा सर लीजिए, इसका सिंपल सा कंक्लूजन निकल के आया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। आप अगर सर पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, गंदा गंदा लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमको ये टर्म आपसे निकला के इस रीजनिंग की बात करनी है। हमने कहा अब, इसलिए अभी हम दोबारा लिखेंगे साफ साफ। हमने कहा कि अब जरा इन पॉइंट्स को ध्यान से देखो, क्या केमिस्ट्री में कुछ ऐसा है जो इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है? आपने बहुत सोचा, हमने भी बीच बीच में हिंट दी कि अच्छा 6 में पढ़ा होगा, हो सकता है 7th में पढ़ा हो सकता है 8 में पढ़ा हो, अरे 9th में तो पक्का पढ़ा है। आपने कहा ओ सर कंपाउंड्स, मैंने कहा वेरी गुड। तो मतलब हम लोगों ने ये सारी प्रॉपर्टीज देखी वाटर के रेफरेंस में कि वाटर सारी की सारी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है कंपाउंड्स की। अगर हम कहें कि बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है वाटर, तो बिल्कुल गलत। वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और यही आपकी रीजनिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका गिव रीजन में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गिव रीजन क्या है कि वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नॉट अ मिक्सचर। अब देखो यहां पर होता क्या है कि हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं, हम लोग देखते हैं बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, वो कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं। नो डाउट वो सही है, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वहां पर आप कंपाउंड एक जनरल टर्म में लिख रहे हो, यहां पे आपको स्पेसिफिक हो जाना है विद रेफरेंस टू वाटर। तो अब इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा आपका कि बिकॉज वाटर, या और इसको हम वो कर लेते हैं कि बिकॉज components of water, that is hydrogen and oxygen are in fixed proportion। सब कुछ मेंशन कर दो आप, खाली कंपोनेंट लिख के मत छोड़ो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख दो। दैट इज भी हटा दो, चलो उससे कंफ्यूजन। आर इन फिक्स्ड proportion, that is 2:1, and the components cannot be separated by physical means। यही तो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था। यहां पर जो भी हमने एग्जाम्पल लिए या जो भी हम लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्स देखे, जिनके बेसिस पर हमने प्रूव किया कि वाटर जो है एक कंपाउंड है, फिजिकल मींस, बट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मींस। अब चाहे तो आप ब्रैकेट में इलेक्ट्रोलिसिस लिख दो, ऑप्शनल है, मत लिखना। ऑल्सो क्योंकि ये भी आपकी कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि प्रॉपर्टीज जो है कंपोनेंट की इंटायरली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम कंपाउंड। द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज entirely different from हाइड्रोजन। अब आप देखो यहां पर हमने कोई भी जनरल टर्म इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हम स्पेसिफिक हो गए हैं रिगार्डिंग वाटर। तो हम जो भी कंपाउंड की, ये अक्सर बच्चा भाई जब वो कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा है तो क्या नॉलेज तो है उसको,
प्रॉब्लम क्या हुई कि वो इस क्वेश्चन के रेफरेंस में अपने आंसर को नहीं समझा पाया। बस यही चीजें ध्यान रखनी होती हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि नो डाउट वाटर एक कंपाउंड है, तो हम कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक ना लिख के उन कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे कि वो वाटर किस तरह से फुलफिल कर रहा है। और ये चीज हम लोगों ने यहां पर देख ली कि components of water are in fixed proportion, cannot be separated by physical means, can be separated only by chemical means, and properties of water is entirely different from its component, that is oxygen and hydrogen, जो कि हम लोग कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक में देखते थे, प्रॉपर्टीज में देखते थे। तो ये आपकी बहुत मतलब, इसीलिए हमने शुरुआत में बोला था कि भैया इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, तो ये मत सोच के कह रहे चलो इंट्रोडक्शन है छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं इसमें से। अब अगर हम बात करें कि हमने आपसे कहा, अब ये चीज भी आपने बहुत पहले पढ़ रखी होगी, बहुत पहले 6th में 7th में एज अ रेफरेंस भी और मेन चैप्टर में भी, तब आपका आंसर जो है थोड़ा अलग होता था, क्योंकि उस समय उतनी नॉलेज तो होती है लेकिन उतना एक्सप्लेनेशन नहीं होता है उस चीज का। अगर हम आपसे कहें, अब हम एक दूसरी रीजनिंग की बात कर रहे हैं, दूसरी रीजनिंग की अगर हम बात करें और हमने कहा कि बेटा एक चीज बताना कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज अरे आप कहोगे अरे सर बिकॉज इट ऑलमोस्ट डिसॉल्व एवरीथिंग इन इट। नो डाउट 6th 7th 8th के बेसिस पर आपका ये आंसर सही है। भाई क्लास बढ़ा है, नॉलेज बढ़ी है, थोड़े कॉन्सेप्ट बढ़े, तो आपको उन कॉन्सेप्ट के रेफरेंस में इसका आंसर देना होगा, जहां पर दो आपके मेन टर्म्स आएंगे जो आप केवल इसकी रीजनिंग में लिख देना, वो भी लिखोगे आप जो आपने बोला कि बिकॉज इट ऑलमोस्ट डिसॉल्व एवरीथिंग इन इट, वो क्यों डिसॉल्व करता है उसका एक्सप्लेनेशन यहां पर अभी हम देंगे। दो टर्म्स आएंगे, उन दो टर्म्स को हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि कभी भी रेफरेंस के तौर पे आपको कहीं पर भी यूज हो जाए तो आप उसको इस्तेमाल कर सको, और जब भी आप इस क्वेश्चन के आंसर में उन दोनों टर्म्स को याद करोगे आपको तुरंत ध्यान आएगा, अच्छा हाँ ये तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट में था टर्म, बस की टर्म आपको याद हो गया। देखो पहले तो हम इसका सिंपल सा आंसर लिखते हैं, फिर उन टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे कि बिकॉज वाटर इज आ, अब की टर्म है तो हम यहां पर इसको हाईलाइट करेंगे, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड विद, यही दोनों टर्म आपको लिखने हैं। उसके बाद आप लिखोगे दैट्स व्हाई इट डिसॉल्व ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन इट विद हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसके बाद आप यहां क्या कर दोगे, लिख दोगे सो इट dissolves almost every substance in it। भाई सिंपल सी बात है, हमने आपसे कहा वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, आपने कहा इट ऑलमोस्ट डिसॉल्व एवरी सब्सटेंस इन इट, तो हम अगर मान लो हम आपसे पूछ ले कि भैया क्यों डिसॉल्व करता है, आप कहोगे अरे सर इतना ही तो पढ़ा है। नहीं, वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्यों डिसॉल्व करता है हमको वो चीज भी मालूम होनी चाहिए, और उसके लिए दीज टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। अब हम लोग बात करते हैं भाई पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा कि कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जो कि शेयरिंग से बनते हैं। हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया आपका हाइड्रोजन का। अब देखो भाई यहां शेयरिंग हो रही है, हमने कहा क्या इस हाइड्रोजन को हम H+ और H+ में तोड़ सकते हैं। आप कहोगे नहीं सर ये ऐसा कहां पॉसिबल है, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस में टूटते ही नहीं हैं। हमने कहा कि कुछ कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ऐसे जिनमें शेयरिंग होती है लेकिन उनमें चार्ज सेपरेशन हो जाता है। तो ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड यानी कि जिनमें शेयरिंग तो होती है लेकिन होता क्या है कि आपका चार्ज सेपरेशन होता है। आपने देखा होगा वाटर लिखा हुआ होता है तो ये होता है H+ और OH-,
अब देखो यहां पे वाटर का हम लोगों ने इसलिए शुरुआत में स्ट्रक्चर बना के हमने दिखाया था कि वहां पे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहे थे। तो इसमें होता क्या है कि ये H+ और OH- ये इसमें ब्रेक हो जाता है। मतलब शेयरिंग होने के बाद भी हमारा क्या होता है कि इनमें चार्ज सेपरेशन होता है। तो यहां पर हमारा वो आ गया पॉइंट्स पोलर, याद करने के लिए पोलर कोवेलेंट। अब भाई ये अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो भाई इसको आप यहां तो बड़े आराम से लगा लोगे। जैसे ही आप वाटर देखोगे H+OH- ब्रेक किया, आपके दिमाग में आएगा तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। बस सिंपल सी बात। तो और ये आपका उसमें भी आता है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में, वाटर इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। आपको सही करना होता। बच्चा सोचता है यार वाटर में शेयरिंग होती, कोवेलेंट होगा, नहीं, वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यहां पर होता है कि कोवेलेंट कंपाउंड विद चार्ज सेपरेशन, यानी कि ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें चार्ज सेपरेशन होता है। उसमें आपका वाटर हो गया, HCl हो गया, उसमें भी H+ और Cl- में ब्रेक होता है। अब बात आती है, आप कहोगे सर ठीक है, अब ये दूसरी क्या चीज है सर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितने भी लिक्विड्स होते हैं उन लिक्विड में एक खास बात होती है कि भाई बहुत सारे लिक्विड ऐसे होते हैं जिसमें कुछ चीजें डिसॉल्व होती, कुछ चीजें डिसॉल्व नहीं होती हैं। जो चीजें उस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही हैं, इसका मतलब उस लिक्विड में ये कैपेसिटी होती है कि वो जो चीज हमने उसके अंदर डाली है उसके बीच में, एटम्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको ब्रेक कर दे। और यही आपकी प्रॉपर्टी जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाती है, जो क्या करती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स को ब्रेक करती है। अब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो भी चीज आप वाटर में डालोगे, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, यानी कि उसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो उस जो भी आपने वाटर के अंदर डाला है उसके फोर्स ऑफ, उसके एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर दे। तो वाटर जो है ऑलमोस्ट हर कंपाउंड जो भी आप उसमें डिसॉल्व करोगे उसके एटम के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बड़े आराम से ब्रेक कर देता है, और आपको लगता है वो पर्टिकुलर चीज वाटर में डिसॉल्व हो गई। तो इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, ड्यू टू दीज टू प्रॉपर्टीज। एक तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा, इसमें चार्ज सेपरेशन होगा, जो भी आप डालोगे उसके अंदर भी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ने क्या किया, आयंस को सेपरेट किया। कोवेलेंट कंपाउंड मतलब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड नेचर होने की वजह से क्या हुआ कि H+ दूसरे वाले माइनस के संग और OH- दूसरे वाले प्लस के संग मिलके आपका उस कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेगा। अभी हम इसको एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे। तो यहां क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ अ substance to break force of attraction between two atoms। अब हमने आपसे कहा कि बेटा ये वाटर ले लो, आपने कहा सर ले लिया, H+ OH- में ब्रेक हो गया। हमने आपसे कहा कि इसमें आप NaCl डिसॉल्व कर दो, आपने लिया Na+, अब क्या हुआ, ये H+ इसके संग, ये इसके संग। अब देखो यहां पे अगर H+ और OH- में चार्ज सेपरेशन ना होता, क्या यहां पे आयंस का एक्सचेंज होके ये सॉल्युबल चीज बनती? आप कहोगे नहीं। हमने कहा वेरी गुड। नंबर 2, जरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें। अगर वाटर में, भाई जैसे हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल में NaCl डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस अल्कोहल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो NaCl के बॉन्ड्स को ब्रेक कर सके, सॉरी इसके बीच के जो आयंस के बीच का जो फोर्स है उसको ब्रेक कर सके। लेकिन वाटर क्या करता है, ये तो सिंपल सा हमने एग्जांपल लिया। हम लोगों ने यहां क्या देखा कि ऑलमोस्ट एवरी सब्सटेंस, वाटर में सारी चीजें इसीलिए आराम से घुल जाती हैं क्योंकि इसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से
सब्सटेंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है। ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन होता है। तो जो कंपाउंड आपका ब्रेक होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस H+ और OH- से एक्सचेंज हो जाते हैं और सॉल्युबल हो जाते हैं उसमें। तो ये सिंपल सा फंडा हुआ कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये हम आपको रेफरेंस के लिए बता रहे हैं, ये अराउंड 78.5 मतलब ऑलमोस्ट 80 के बराबर होता है। और बहुत हो गया ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78.5। ये सब हम आपको रेफरेंस के लिए बता रहे हैं। अब ये चीज हो गई। अब बात यहां पर आती है कि भाई अगर हम आपसे कहें बेटा ये बताना कि वाटर के इतने सारे सोर्सेज हैं, ये खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? आप कहोगे अरे सर कहां से खत्म हो जाएंगे भाई? हमने कहा नहीं भाई, क्यों नहीं खत्म हो सकते? सब कुछ खत्म होती तो वाटर भी खत्म हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? आप कहोगे अरे सर रेन होती है। हमने कहा तो रेन होती है, तो रेन कैसे होती है? आप कहोगे अरे सर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए ये है आपका कोई वाटर बॉडी, यहां पर ये है आपका सन की रेजेस इस वाटर बॉडी पर गिरी और क्या होगा, ये वाटर बॉडी ऊपर से, ऊपर का सरफेस इसका गर्म हो जाएगा। ये गर्म हुआ मतलब कि इसके आसपास की एयर गर्म हो जाएगी, यानी कि यहां पर ये आपका होगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होगा। अब ये एयर गर्म हो गई, हमको मालूम है हॉटर एयर राइजेस अप, एयर ऊपर उठेगी और एक सर्टेन एल्टीट्यूड के बाद जाकर ये आपका क्लाउड फॉर्म कर लेगी। अब क्लाउड में क्या है? वाटर है। अब क्या हुआ, ये क्लाउड बहुत हल्के होते हैं, धीरे धीरे होते जाएंगे और एक डेफिनेट एल्टीट्यूड पर जाकर ये सैचुरेट हो जाएंगे। यानी कि अब क्या होगा कि इस एक डेफिनेट एल्टीट्यूड के बाद ये क्लाउड अब वाटर वेपर अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा कि ये जो है हमको रेन के फॉर्म में वापस नीचे मिल जाएगा। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि ये इवेपोरेशन हुआ, उसके बाद इवेपोरेशन में ये हुआ आपका कंडेंसेशन। इवेपोरेशन देन कंडेंसेशन, जिससे क्लाउड बने। क्लाउड जो एक सर्टेन एल्टीट्यूड के बाद सैचुरेट हो गए, वाटर को और होल्ड नहीं कर पा रहे, उन्होंने रेन के फॉर्म में नीचे भेज दिया। अब देखो आप, ये अर्थ सरफेस का वाटर था, एटमॉस्फेयर में गया, रेन के फॉर्म में वापस अर्थ में आ गया। तो आप देखो घूम फिर के आपका एक साइकिल बन गया कि नहीं? आप कहोगे हाँ। हम कहेंगे ये क्या होगा? आप कहोगे सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वाटर साइकिल की बात कर रहे हैं? हम कहेंगे वेरी गुड। तो एक्चुअली वाटर साइकिल है क्या? इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। वाटर साइकिल क्या है कि सर्कुलेशन ऑफ किसका? सर्कुलेशन ऑफ वाटर। भाई आप देखो ना, वाटर का ही तो सर्कुलेशन हो रहा है। कहां से? यही चीजें अपने मन में सोचते जाओ और पूरा उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दो, आपकी डेफिनेशन बन के आ गई। सर्कुलेशन ऑफ वाटर कहां से? फ्रॉम अर्थ। अब सर्कुलेशन हुआ कैसे? बाय इवेपोरेशन। हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। हमने देखा यहां पे वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक? कहां से? अर्थ से। कैसे? इस इवेपोरेशन के थ्रू। तो भाई इतनी स्टेटमेंट तो बना ही लोगे आप कि सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ बाय इवेपोरेशन। कहां पे इवेपोरेशन होगा? टू द एटमॉस्फेयर एंड, अब क्या होगा? वाटर बैक आ जाएगा एंड बैक टू अर्थ। अब अर्थ में कैसे बैक होके आया? थ्रू कंडेंसेशन। तो क्या हो गया? थ्रू कंडेंसेशन। ये पूरा साइकिल जो है आपका कहलाता है वाटर साइकिल।
वाटर साइकिल, ये आपने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर हमने इसको एज अ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया आपको। तो ये एक हम लोगों ने छोटा सा देखा इंट्रोडक्शन वाटर का, क्योंकि वाटर चैप्टर बहुत लंबा है तो हमने सोचा कि हम इसको एक संग ना बना के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बनाएंगे। तो ये चीज हमने पूरी देख ली, सारी इंपॉर्टेंट 2-3 रीजनिंग्स देख ली, फिल इन दी ब्लैंक्स, वन वर्ड, काफी सारी चीजें इसमें आ गई। बहुत जल्द फिर मिलेंगे आपसे सेकेंड पार्ट में वाटर के, जिसमें हम और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है वो आप तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।